Assalamualaikum dear student, teachers, parents and friends. It's Nisar Sherpav with a new topic from class 12. Mutually induced EMF. Mutually induced EMF का क्या मतलब? देखिए जी, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर दो कॉइल साथ में पड़े हो इस तरह, ये दो कॉइल हैं एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक में पड़े हैं। अगर आप इसी कॉइल में करंट जो गुजरे इसमें, अगर इसी करंट में आप चेंज लाएंगे डेल्टा आई बाय डेल्टा टी, इन टाइम के साथ इसमें जो करंट गुजरी उसमें आप चेंज लाएंगे, तो इस कॉइल में ये जो दूसरा कॉइल है जो उसके साथ इलेक्ट्रिकली कांटेक्ट में नहीं है, इसमें एक ईएमएफ पैदा होती है। उस ईएमएफ को म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ का नाम हम देते हैं। ठीक है, तो हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे? ठीक है, चलो देखो कि हम इसको किस तरह डिफाइन कर देते हैं। द ईएमएफ इंड्यूस्ड in the coil due to change in current in the other coil placed near it is called mutually induced EMF। और ये जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये जो सेकेंडरी कॉइल, इस कॉइल में जो ईएमएफ बनता है, ये ईएमएफ देखिए ये डिपेंड करता है किस बात पे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा आई बाय डेल्टा टी। यानी यहाँ पे जितने करंट में आप चेंज लाएंगे उतना ही ईएमएफ इसमें ज्यादा बनता है। ठीक है, अब देखो ये प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट डिफाइन करेंगे और ये वीडियो को एंड तक आपने देखना है। ठीक है जी, तो देखिए जी ये कैसे वाक्य होता है। ये एक फिनोमेना है, एक नेचुरल फिनोमेना है और ये किस तरह काम करते हैं देखिए। इसके लिए चंद कंडीशंस है और वो कंडीशन में पॉइंट टू पॉइंट डिफाइन करूंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए कौन कौन से बातें, कौन कौन से शराइत जरूरी, कंडीशंस क्या है इसकी। कंडीशंस नंबर 1, इसके लिए 2 कॉइल्स चाहिए। एक चाहिए प्राइमरी कॉइल, और प्राइमरी कॉइल जो है वो किसी इलेक्ट्रिकल सोर्स या किसी बैटरी, किसी इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट होना चाहिए, मतलब इसमें करंट होना चाहिए। ठीक है, कनेक्टेड टू सोर्स ऑफ ईएमएफ, एक बैटरी के साथ ये कनेक्टेड होना चाहिए। और इस प्राइमरी कॉइल को हम इनपुट कॉइल का नाम भी देते हैं। दूसरा, इसके लिए जो जरूरी बात है, सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल नॉट कनेक्टेड टू एनी काइंड ऑफ सोर्स ऑफ ईएमएफ, किसी किस्म के सोर्स ऑफ ईएमएफ के साथ ये कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी जरूरी बात है, ये सेकेंडरी कॉइल जो है ये क्लोज्ड होना चाहिए, मस्ट क्लोज्ड सर्किट, ये क्लोज्ड होना चाहिए। इसका मतलब है, शॉर्टकट बताता हूं कि ये एक, सपोज हमारे पास एक प्राइमरी कॉइल है इस तरह, ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है, एक ईएमएफ जो है ईएमएफ सोर्स इसके साथ ये कनेक्टेड है, ये प्राइमरी कॉइल है। इसमें जो भी टर्म्स है वो बाद में पढ़ेंगे। दूसरा जो हमारे पास कॉइल है, जो सेकेंडरी कॉइल, ये बैटरी के साथ नहीं कनेक्ट होना चाहिए लेकिन ये क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, ये पहला कंडीशन है इसके लिए। दूसरा जो कंडीशन है, सेकंड कंडीशन, वो क्या है? कंडीशन नंबर 2, वो है हमारे पास ये दो कॉइल जो है ये एक दूसरे के करीब होना चाहिए। नंबर सेकंड, द कॉइल्स मस्ट बी एट सेपरेशन, कितने सेपरेशन पे होना चाहिए? मस्ट बी एट सेपरेशन
smaller than the size or diameter of either कॉइल। मतलब है ये दो कॉइल जो है, ये जो सेकेंडरी कॉइल है हमारे पास, ये जो प्राइमरी कॉइल है हमारे पास, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये डी डिस्टेंस, ये कितना होना चाहिए? ये कम से कम हर एक कॉइल के डायमीटर से कम होना चाहिए। डायमीटर इसका ये है, ये इस कॉइल का डायमीटर है, ये इस कॉइल का डायमीटर है, ये इस डायमीटर से ये वाला लेंथ कम होना चाहिए। ये दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन जो इसका है वो कौन सा है? थर्ड कंडीशन, दे शुड बी, नंबर 3, दे शुड बी मैग्नेटिकली लिंक्ड। ये दोनों कॉइल जो है ये एक दूसरे के साथ मैग्नेटिक फील्ड के जरिए लिंक्ड होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकली नहीं, मैग्नेटिकली लिंक्ड। इलेक्ट्रिकली जिस तरह के कैपेसिटर के दो प्लेट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए कनेक्टेड है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए। इसी तरह ये जो दो कॉइल्स हैं, ये सेकेंडरी कॉइल है, ये हमारे पास प्राइमरी कॉइल है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, कनेक्शन है, वो कौन सा चाहिए? ये मैग्नेटिक फील्ड के जरिए बी। तो ये दोनों कॉइल जो है मैग्नेटिकली लिंक्ड होना चाहिए। क्लियर? नंबर 4 कंडीशन, नंबर 4, ये वीडियो चेक करो जरा। चलो ठीक है। अच्छा, नंबर 4 जो कंडीशन है हमारे पास वो क्या है? कंडीशन नंबर 4, दे मस्ट बी ओरिएंटेड, दे मस्ट बी एट 0 डिग्री ओरिएंटेशन। इसका क्या मतलब है? 0 डिग्री ओरिएंटेशन का क्या मतलब? अगर हमारे पास अगर प्राइमरी कॉइल इस तरह है और ये इस तरह बिल्कुल वर्टिकली लगा हुआ है, इसका एरिया वेक्टर ये है, ये प्राइमरी कॉइल है, इसका एरिया वेक्टर ए पी से मैं रिप्रेजेंट करता हूं। तो दूसरा कॉइल जो है, दूसरा जो सेकेंडरी कॉइल है जिसमें हम इंड्यूस्ड ईएमएफ स्टडी करते हैं, वो भी इसी एंगल के साथ होना चाहिए। मतलब दोनों के जो एरिया वेक्टर्स हैं, एस, ये वाला वेक्टर और ये वाला एक वेक्टर, ये एक दूसरे के साथ पैरेलल होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है अगर ये दोनों, पहले इंतहाई जरूरी बात बताता हूं, अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल ही वर्टिकल लगे हैं और इनके जो एरिया वेक्टर ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इसके लिए कपलिंग फैक्टर, इसके लिए एक बात हम डिफाइन करते हैं, कपलिंग फैक्टर। कपलिंग फैक्टर जो है, कपलिंग फैक्टर, इसको हम K से डिफाइन करते हैं, ये 1 होगा। कपलिंग फैक्टर क्या होता है? देखिए, कपलिंग फैक्टर इज इक्वल टू फ्लक्स लिंकिंग सेकेंडरी डिवाइडेड बाय फ्लक्स लिंकिंग प्राइमरी कॉइल। ये इस पर मतलब जितना मैग्नेट, इसमें तो करंट गुजर रहा है ना, इसमें करंट गुजर रहा है इस तरह, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो सारा मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो जितना मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सारा मैग्नेटिक फ्लक्स इसी सेकेंडरी कॉइल में से गुजर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसके लिए हम कपलिंग फैक्टर जो है वो 1 लेते हैं। ठीक है, मतलब जितना यहाँ पे फ्लक्स गुजर रहा है, यानी जितना मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी कॉइल में से गुजर रहा है, उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से भी गुजर रही होती है। तो इन दोनों कॉइल्स का जो कपलिंग फैक्टर है वो 1 होगा। ये 1 से कम भी हो सकता है। कैसे? देखिए, थोड़ा सा कंसेप्चुअल मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं, तो इसलिए कपलिंग फैक्टर अगर 1 से कम कैसे हो सकते हैं? देखिए, अगर ये वाला कॉइल जो है
ये जो प्राइमरी कॉइल है ये इस तरह लगा है, सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इस तरह गुजर रहे हैं, ये सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, ये सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। और ये सेकेंडरी कॉइल सपोज इस तरह पड़ा हुआ है, इस तरह, ठीक है। तो इसका जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर ए पी प्राइमरी कॉइल का वो इस डायरेक्शन में है, इसका जो एरिया वेक्टर है वो इसी डायरेक्शन में है, क्योंकि ये थोड़ा सा इस तरह झुका हुआ इस डायरेक्शन में। अब देखो इसके लिए कपलिंग फैक्टर 1 नहीं है, क्यों नहीं है? देखिए अब ये जो सेकेंडरी कॉइल इस तरह टिल्ट हुई ना, इस तरह, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये ऊपर वाला और नीचे वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर आप देखें तो ये इस एरिया में से नहीं गुजर रही, ठीक है। तो अब हम इस एरिया के दो कंपोनेंट्स बनाएंगे। हम ओ वाला कंपोनेंट लेंगे इस एरिया का जिसमें से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही है। तो देखिए इसका हम इस तरह एक कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है, ये इसका है, देखिए मतलब है सेकेंडरी कॉइल के इतनी सी एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फ्लक्स गुजर रहा है, सारे से नहीं, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट बनते हैं, एक तो ये कंपोनेंट है ये, और दूसरा जो कंपोनेंट, ये जरा टेक्निकल पॉइंट है, इस पे जरा आपने सोचना पड़ेगा। एक इस तरह ये वाला कंपोनेंट है, देखिए ये इस एरिया के दो एरिया बन गई, ठीक है, ये जरा इस तरह करो ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है, अब ये क्लियर हो, ठीक है। तो अब देखो इसका जो एरिया वेक्टर है इस एरिया का, या इसको जरा देखिए तो बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगी। ये एरिया वेक्टर है ए एस, क्लियर, ये एरिया वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी इसी डायरेक्शन में है, ये ए पी है। इसके दो कंपोनेंट बनते हैं, यहाँ पे थीटा है, एक कंपोनेंट है ए एस साइन थीटा परपेंडिकुलर के सामने, दूसरा बनता है ए एस कॉस थीटा। तो इस एरिया का जो वेक्टर है वो है हमारे पास ये वाला ए एस कॉस थीटा, और इसका जो एरिया जो नीचे आता है इसका है हमारे पास ए एस साइन थीटा। तो अब तो हमने ये वाला एरिया लेना है ना, ये वाला एरिया, ये जिसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स गुजरा, ठीक है। तो इसलिए यहां पे देखो अब इसका कपलिंग फैक्टर 1 नहीं है, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक होता है इसके साथ हम क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक N S पाई S cos थीटा, NP प्राइमरी कॉइल और फ्लक्स थ्रू द प्राइमरी कॉइल, और ये तो है ही इसका तो सारा जो जितना मैग्नेटिक फ्लक्स है वो तो इससे ही गुजर रहा है, और इसका एंगल ऐसा हो या ऐसा हो, जैसा भी हो सारा फ्लक्स इसमें से गुजर रहा है, तो इसके साथ कुछ ये हम नहीं लिखते, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और कपलिंग फैक्टर हमारे पास इक्वल होगा cos थीटा के। अब देखो cos थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता, cos का कोई डायमेंशन, इसलिए कपलिंग फैक्टर का भी कोई डायमेंशन नहीं है, ये पेवर नंबर होगा, क्लियर हुई बात, पेवर नंबर होगा, और इसका डिपेंड जो है वो एंगल पे होगा। अब अगर आप देखिए जरा इस पे फोकस कर दें तो देखिए अगर एंगल 0 हो, if theta is equal to 0 degree, this implies that coupling factor is equal to cos 0 degree, cos 0 degree किस चीज के बराबर है, 1। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि दोनों कॉइल जो है प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल, ये दोनों ही बिल्कुल एक दूसरे के साथ एक ही लाइन पे लगे हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ रूबरू हैं, क्लियर हुई। तो मैक्स जितना मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से गुजर रहा है उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में से भी गुजर रही है, ठीक है। अगर
इफ इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर एंगल 90 हो तो कपलिंग फैक्टर क्या होगा, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। वो कैसे, वो किस तरह होगा, देखिए वो ऐसा होगा कि देखिए अब इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में है कि एक जो प्राइमरी है ये इस तरह है और दूसरा जो सेकेंडरी कॉइल है वो इस तरह, इसका एरिया वेक्टर ए एस और इसका एरिया वेक्टर ए बी, ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर, तो इसका कुछ भी मैग्नेटिक फ्लक्स इस एरिया के साथ लिंक्ड नहीं है। तो ये दोनों कॉइल जो है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल, ये एक दूसरे के साथ मैग्नेटिकली लिंक्ड नहीं है। तो इसलिए इसमें, इस कॉइल में किसी किस्म का इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा नहीं होगा। क्लियर बात। अच्छा, अब हमने देखना है कि ये प्रोसेस होता कैसे है। कंसीडर करें हमारे पास एक सेकेंडरी कॉइल है और एक प्राइमरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल जो है एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है और दोनों में जो है ये हमारे पास एक सेकेंडरी कॉइल है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो हम n लेते हैं आसानी के साथ, आसानी के लिए। ये इस तरह बैटरी के साथ कनेक्टेड है, ये बैटरी है, इसके साथ भी कनेक्टेड है, ठीक है। ये बैटरी है और प्राइमरी सर्किट। मैंने स्टार्ट में बताया कि ये इलेक्ट्रिकली कांटेक्ट में होगा किस चीज के साथ, एक बैटरी के साथ, सोर्स के साथ। क्लियर। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हम लेते हैं NP। इसमें करंट गुजरता है, जो इसमें करंट गुजरता है इस तरह, इसी डायरेक्शन में घूमता हुआ इस तरह, IP वो हमारे पास करंट इन प्राइमरी कॉइल है। नंबर ऑफ टर्न्स इतनी है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है इस तरह, मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है। तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हम इस तरह लेते हैं, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। तो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड है वो NP पाई P। मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, इन नंबर ऑफ टर्न्स है। अगर सिंगल टर्न हो, एक टर्न, तो ये हम 1 लेंगे, अगर 2 हो तो 2 लेंगे, 3 4 n हो तो n लेंगे। क्लियर। अच्छा, सेकेंडरी कॉइल, जैसा कि मैंने बता दिया कि सेकेंडरी कॉइल कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए वो आपको पता है, मैंने स्टार्ट में बता दिया, वीडियो को रिवर्स कर दें। अच्छा, सेकेंडरी कॉइल है, सपोज उसमें नंबर ऑफ टर्न जो है वो भी क्लियर है, जो कि नंबर ऑफ टर्न इसमें है NS और इसके साथ जो फ्लक्स लिंक्ड है वो NS पाई P है। पाई P का मैं इसका क्या मतलब है, यानी ये जो फ्लक्स होता है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये इसके पैदा करता है, ठीक है। तो जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे हैं उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर भी है, लेकिन लिंक्ड फ्लक्स में डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि लिंक्ड फ्लक्स जो है वो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे। अगर दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स सेम हो तो क्लियर है, दोनों जो है एक दूसरे के साथ जो मैग्नेटिकली लिंक्ड है या कपल्ड है, ये बिल्कुल सेम मैग्नेटिक फ्लक्स के जरिए हैं, ठीक है। लेकिन ये डिफरेंट भी हो सकता है, ये नंबर ऑफ टर्न्स इससे ज्यादा हो, इससे कम हो, तो फ्लक्स लिंक्ड में डिफरेंस होगा। तो और दूसरी जो मैंने इंपॉर्टेंट बात की आपको, तो वो ये की थी कि ये जो सर्किट है ये क्लोज्ड होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, तब इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, ठीक है। अब देखो, अगर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा लें ताकि हम चेक करें कि इसमें वोल्टेज बनता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है या नहीं होती। अगर ना भी हो तो इसमें करंट पैदा। अब देखो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे पैदा होती है, तो देखिए जी, अच्छा, तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो लिंक्ड है सेकेंडरी कॉइल के साथ, the flux, the magnetic flux
linked with the secondary coil depends on the current in the primary coil। देखिए ये जो फ्लक्स इसमें से गुजर रही है ये सारा डिपेंड किस बात पे कर रहा है, यहाँ पे जितना करंट गुजरता है और वो करंट जितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है वो सारा मैग्नेटिक फील्ड इसमें से गुजर रहा है, तो यहाँ पे जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है ये डिपेंड कर रहा है यहाँ पे करंट पे। अगर ये करंट ना हो तो यहाँ पे किसी किस्म का फ्लक्स जो है लिंक्ड नहीं होगा, तो इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल डिपेंड्स अपॉन द करंट इन द प्राइमरी कॉइल। सो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड इन द सेकेंडरी वो हमारे पास इस तरह है, इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन द प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में जितना करंट है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो ये प्रोपोर्शनलिटी हम खत्म कर देते हैं। एन एस पाई एस इज इक्वल टू एम आई पी। ये एम जो है इसको हम कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस का नाम इसे देते हैं, जिस तरह हमने सेल्फ इंडक्टेंस में पढ़ा था। ठीक है, तो वेयर m is equal to coefficient of mutual inductance, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसकी डिपेंडेंसी भी हम पढ़ेंगे कि किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो देखिए इस इक्वेशन को हम जरा आगे बढ़ाते हैं कि यहाँ पे ईएमएफ कैसे इंड्यूस्ड होता है। द ईएमएफ इंड्यूस्ड the EMF induced is determined by Faraday law। फैराडे लॉ पे कैसे हमारे देखिए अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो, करंट यहाँ पे कांस्टेंट करंट गुजर रहा हो, तो किसी किस्म का ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि देखिए ईएमएफ तब इंड्यूस्ड होती है जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड में, यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ लिंक्ड है इसमें अगर चेंज आ जाए, मतलब अगर आप फ्लक्स को इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें तब इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। सपोज पहले हमने करंट को इंक्रीज कर दिया टाइम के साथ, ठीक है, तो हमारे पास जो फ्लक्स लिंक्ड है वो है एम आई। अगर इसमें हम चेंज लाएंगे तो क्या होगा, टाइम के साथ डी बाई डी टी एन टू एन एस पाई एस, यानी change in the magnetic flux linked in the secondary coil with time is equal to d by dt mi। तो d यानी डेल्टा मीन चेंज n s pi s डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू m, तो कांस्टेंट है वो तो इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो di बाय dt। ये देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ये किस चीज के बराबर होती है, ये बराबर होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ के बाय फैराडे लॉ। लेकिन ये याद रखिएगा ये नेगेटिव होगा बाय लेंज लॉ। डेल्टा एन एस पाई एस डिवाइड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ का नाम देते हैं। और ये नेगेटिव साइन क्यों होता है, ये बाय लेंज लॉ, नेगेटिव साइन बाय लेंज लॉ। ठीक है, लेंज लॉ के जरिए इसका साइन, तो यहां पे लगा दे इधर माइनस ई इंड्यूस्ड म्यूचुअली, तो ये बन जाएगा हमारे पास देखो सो यहां पे देखें माइनस
E induced mutually is equal to m delta I by delta t. Clear? या induced EMF mutually is equal to minus m di by dt. ये m कांस्टेंट है, सो induced EMF जो कि mutually is proportional to the negative of rate of change of current in the primary. इसके साथ P लिखिएगा, ये P है, ये P है हमारे पास प्राइमरी। तो देखो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ना सेकेंडरी कॉइल में, ये करंट जो प्राइमरी कॉइल में जो करंट में चेंज आती है इसकी मुखालफत करेगी। ठीक है, कैसे मुखालफत करेगी? ये बायलेंस लॉ, और बायलेंस लॉ जो है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करता है। अगर ऐसा ना होता तो फिर क्या होता, देखिए फिर क्या होता अगर ये माइनस ना होता। देखिए ये हमारे पास प्राइमरी कॉइल है, ये हमारे पास सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है, इसमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजर रही है, दोनों एक दूसरे के साथ मैग्नेटिकली लिंक्ड है। अगर आप यहाँ पे फ्लक्स चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ भी फ्लक्स चेंज होगी। ठीक है, यहाँ फ्लक्स चेंज होगी। सपोज इसमें करंट इसी डायरेक्शन में गुजर रही है, देखिए ये हमारे पास प्राइमरी करंट है इस तरह, और इस तरह इसी डायरेक्शन में गुजरता है। ठीक है, हमने करंट को इंक्रीज कर दिया, आईपी से हमने इंक्रीज किया आईपी प्लस डेल्टा आईपी, यानी हमने डेल्टा आईपी ऐड किया। पहले सपोज 2 एम्पेयर करंट था, अब 3 हो गया, तो 2 तो ऑलरेडी इधर लगा ले, 1 एम्पेयर इंक्रीज हुआ। जब 1 एम्पेयर करंट इंक्रीज हुआ तो फ्लक्स जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। जब ये इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो सेकेंडरी कॉइल में बनती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसे हम म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ का नाम देते हैं, वो देखिए वो क्या करेगा, वो इस कॉइल की प्रॉपर्टी है कि वो जो पहले फ्लक्स गुजरता था ना, ये कॉइल नहीं चाहता कि फ्लक्स में कोई चेंज आ जाए, इंक्रीज आ जाए या डिक्रीज आ जाए। अब हमने इंक्रीज लाई तो ये इस इंक्रीज की मुखालफत करेगी। तो ये मुखालफत कैसे करेगी? ये तो बात ही नहीं कर सकते उसको बताओ कि डिक्रीज ना करो, इंक्रीज ना करो, ये रिएक्ट करेगा। ये रिएक्ट कैसे करेगा? ये ऐसा जो कि ईएमएफ पैदा हुई, ईएमएफ के साथ करंट भी पैदा हुई क्योंकि ये क्लोज लूप है। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी ये सेकेंडरी कॉइल इस करंट को वो वाला डायरेक्शन देगा जो इसके खिलाफ मैग्नेटिक फील्ड को बना दे, एक और मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें अगर करंट इस तरह गुजर रहा है, ठीक है, तो इसमें करंट इस तरह गुजरेगा। जब इसमें करंट इस तरह गुजरता है, इस तरह, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह इस डायरेक्शन में इंक्रीज होता है। तो ये क्या करेगा? ये उसी इंक्रीज की मुखालफत करेगा। तो मुखालफत कैसे करेगा? ये जो है ये कॉइल करंट उसके खिलाफ घुमाएगा, तो इस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये मुखालफत करेगा। अब देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है माइनस एम डेल्टा आई पी डिवाइड बाय डेल्टा टी, मतलब है कि ये माइनस जो है एम कांस्टेंट है हमारे पास, और एम जो है ये नेगेटिव नहीं होता, एम हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये माइनस इसके साथ आएगा। इसका मतलब है कि ये इस करंट की चेंज की मुखालफत करेगी। और कैसे करेगी? कि ये अगर आपने मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ा दिया, मैग्नेटिक फ्लक्स इस डायरेक्शन में, तो ये एक और मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो वो उस डायरेक्शन में होगा। तो इसी कॉइल का अगर हम देखें तो इस साइड पे नॉर्थ आता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कॉइल है, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में गुजर रही, तो इसका ये साउथ है, ये नॉर्थ है। अब ये क्या करता है, इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन उस साइड भी है इस तरह, तो इसका भी नॉर्थ इस साइड में आ जाएगा। नॉर्थ टू नॉर्थ एक दूसरे के साथ फेस टू फेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों कॉइल जो है एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। ये कब रिपेल करेंगे? जब आप करंट इंक्रीज करना चाहेंगे। कहां पे? प्राइमरी कॉइल। तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है।
अगर आपने करंट डिक्रीज करने की कोशिश की तो फिर क्या होगा, फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ इसका डायरेक्शन क्या होगा। अगर आपने करंट इंक्रीज करने की कोशिश की, सपोज ये हमारे पास वही कॉइल है और यहाँ पे पहले जो मैग्नेटिक फील्ड था और जो मैग्नेटिक फ्लक्स लेंथ था, अब ये ऐसा करता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स को कम कर देता है। ठीक है, मतलब पहले इतना था, अब इसने दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजारने शुरू कर दी। पहले 4 थे, अब 2 हो गए। तो और इसमें करंट वही डायरेक्शन है आई, और हमने करंट को डिक्रीज कर दिया डेल्टा आई पी से। मतलब पहले हमारे पास जो करंट था सपोज 3 था, अब 2 है, तो इंक्रीज डिक्रीज कितना आ गया 1 एम्पियर। हमने डिक्रीज लाई, जब डिक्रीज लाई तो यहाँ पे क्या होगा, कॉइल का हमेशा याद रखें, कॉइल का हमेशा रिएक्शन जब आता है तो ये जब करंट में आप चेंज लाएंगे तब इसकी रिएक्शन आएगी। ठीक है, और ये इसका रिएक्शन हमेशा के लिए अपोजिट होता है। मतलब अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करना चाहेंगे तो ये इंक्रीज होने नहीं देता, तो जब इंक्रीज नहीं होने देता तो ये उसके खिलाफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करना चाहेंगे तो क्या करेगा, ये कम करना ही नहीं चाहता, ये चाहता है कि पहले जो 4 लाइंस गुजर रहे थे अब भी वही 4 लाइंस होनी चाहिए। लेकिन यहां से इसने तो जवाब दिया कि मैं मजीद फील्ड लाइन नहीं गुजार देता। तो ये वाला क्या करेगा, ये वाला अपनी ही जो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बनी है, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है एक ऐसी डायरेक्शन में खुद को अरेंज करेगा ताकि उसमें से जो करंट बनता है वो करंट मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में बना दे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में रह के सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस्ड करंट गुजरती है ना, ये बिल्कुल इसके पैरेलल होगा। इसमें से भी करंट इसी डायरेक्शन में गुजर रहा है, ये भी इसी डायरेक्शन में गुजार रहा है करंट को। ये क्यों इस तरह, क्योंकि यहाँ पे करंट में कमी आ गई, इस कमी को पूरा करने के लिए इसने करंट की डायरेक्शन ही चेंज कर दी। मतलब पहले जो फील्ड लाइंस थे वो ज्यादा थे, अब कम हुई, जब कम होने लगे तो इसने मजीद वही फील्ड लाइंस को बरकरार रखने के लिए करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी। तो ऐसी सिचुएशन में जो पहले करंट को हमने इंक्रीज किया तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करने लगे इंक्रीज में। अब क्या करेगा, अब देखो इसका भी मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में है, इसका एस और इसका नॉर्थ है ये वाला साइड। अब इसने भी इसी डायरेक्शन में, तो नॉर्थ और साउथ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेंगे ना। तो जब आप करंट डिक्रीज करेंगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर हुई बात। अच्छा, तो देखो जी चलो ठीक है यार। अब देखे म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ का डिपेंड किन किन बातें पे हैं। ये तो हमने सारी वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात की। म्यूचुअल इंडक्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है, इसकी वैल्यू कैसे चेंज होगी और इसका जो यूनिट है वो क्या होगी। यूनिट, पहले हम यूनिट की बात करते हैं। यूनिट आपको पता है कि इंड्यूस्ड म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू -m डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। ये था ना इक्वेशन। हम यूनिट मालूम करते हैं तो यूनिट के लिए माइनस साइन नहीं चाहिए, तो इसलिए हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं मॉडुलस। मॉडुलस के साथ क्या होता है, मॉडुलस से ये ऐसा होता है कि ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू m डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। क्लियर। अब हमने इसकी यूनिट मालूम करना है तो दोनों साइड को डेल्टा आई बाई डेल्टा टी से डिवाइड कर दें, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ म्यूचुअल डिवाइडेड बाय डेल्टा आई बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू m। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये जो डेल्टा टी है ऊपर आ जाएगा और ये जो डेल्टा आई है ये नीचे रह जाएगा। डेल्टा आई, इसका यूनिट क्या बनेगा, वोल्ट इनटू सेकंड इनटू पर एम्पेयर। क्लियर। ये किस चीज के बराबर है,
किस चीज के बराबर है, ये इक्वल है हेनरी के, इक्वल टू हेनरी, और इसको हम डिनोट करते हैं एच से, एच से हम डिनोट करते हैं हेनरी। इसका यूनिट है, म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट दोनों का सेम है, ठीक है। इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन इसका होगा जी, डायमेंशन बिल्कुल ही इजी है। देखिए यूनिट का तो आपको पता है कि m इज इक्वल टू E इंड्यूस्ड इनटू डेल्टा T इनटू पर एम्पेयर। म्यूचुअल इंडक्टेंस इसका जो डायमेंशन है वो कैसे मालूम करेंगे, ठीक है। वोल्टेज हमारे पास किस चीज के बराबर, देखिए वोल्टेज या ईएमएफ दोनों एक ही चीज है। तो वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके। वर्क किस चीज के बराबर है, न्यूटन मीटर की। कूलम, ये कूलम के बराबर है। न्यूटन का जो हमारे पास डायमेंशन है वो MLT-2, और इसके साथ ये मीटर है L, और कूलम का क्या होता है, एम्पेयर इंटू करंट इंटू टाइम, सॉरी एम्पेयर इंटू टाइम। और यहाँ पे लगा रहे ये सारी बातें, MLT-2, ये L और L मल्टीप्लाई होंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये A इंटू T इंटू इसकी जगह हम क्या लिखेंगे T, ये तो ऑलरेडी एम्पेयर है। क्लियर हुई बात, T के साथ कैंसिल, इस A को ऊपर लेके आए तो ये हो जाएगा ML2T-2, और ये A ऊपर आ जाएगा तो A-2, ये इसका डायमेंशन है, ठीक है। डिपेंडेंस क्या है, डिपेंडेंस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो ऑफ M क्या हो, नंबर 1 किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेंगे। नंबर 2 क्रॉस सेक्शनल एरिया, दोनों के क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल, P और S से मैं रिप्रेजेंट प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नंबर 3 डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, दोनों का डिस्टेंस बिटवीन। नंबर 4 द मीडियम बिटवीन प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल, इस पे डिपेंड करता है। नंबर 5 एंगल ऑफ ओरिएंटेशन पे, जिस तरह मैंने बात की ना वो वाला पार्ट रिवर्स करें वीडियो में, द एंगल ऑफ ओरिएंटेशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, इन बातों पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो दोनों ही कॉइल में अगर आप देखें तो सेल्फ इंडक्शन भी पैदा होगी, सेल्फ इंडक्टेंस दोनों ही कॉइल की होगी, क्योंकि को पता है कि जब कॉइल में से करंट गुजर रहा हो, ठीक है, और उसी कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया जाए तो उसी कॉइल में एक अपोजिट इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी, ठीक है। तो उसमें उसी कॉइल का एक सेल्फ इंडक्टेंस भी होता है, तो इसलिए ये तो 2 कॉइल है, तो दोनों कॉइल में देखिए जी, दोनों में सेपरेटली जो है दोनों के सेपरेटली सेल्फ इंडक्टेंस होंगे। अगर दोनों ही कॉइल का फॉर एग्जांपल हम, ये हमारे पास प्राइमरी कॉइल है, अगर इसका सेल्फ इंडक्टेंस प्राइमरी LP है और इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो ये है, ये सेकेंडरी कॉइल, तो
दोनों का एक पॉइंट अपने साथ नोट कीजिएगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ दोनों में पैदा होगी। ये पॉइंट अपने पास बिल्कुल अपने जहन में बिठाइए। इसकी वजह से यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी और इसकी वजह से यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी। क्लियर हुई बात? तो इन दोनों के जो रिलेशन है वो हमारे पास क्या है, m इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट LP इंटू LS, ये सेल्फ इंडक्टेंस है। m इज इक्वल टू K अंडर रूट LP LS। K हमारे पास क्या है, कपलिंग फैक्टर है, और कपलिंग फैक्टर के बारे में मैंने कंप्लीटली बात क्लियर की, कपलिंग फैक्टर। और इसका जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू है वैल्यू ऑफ K जो है वो 0 से लेकर 1 तक होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। 1 कब होगी, जब दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल ही पैरेलल हो, ठीक है, बिल्कुल ही पैरेलल हो, और नंबर ऑफ टर्न्स दोनों में सेम हो, और दोनों के बीच में किसी किस्म का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है लीकेज नहीं होगा। लीकेज का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साइड में से गुजर जाते हैं इस तरह, तो ये लीकेज मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये नहीं होना चाहिए, इसलिए ये सारी बातें ज़रूरी है इसके लिए। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों को भी बता दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।